Hello everyone, this side Talat, and today in this video I am going to cover the same chapter, and the chapter is manufacturing industries. So let's begin the chapter. So this is the chapter 7, manufacturing industries. So far we have read about the previous part of the chapter. हम पढ़ चुके हैं already, and in the previous videos I have already explained about the classification of industries on the basis of raw material की basis पर हम agro based industries, mineral based industries, पेस्ट्रल बेस्ड इंडस्ट्रीज, मरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज और फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज को पढ़ चुके हैं कि ये जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं इनको रॉ मटेरियल कहाँ से मिलता है. एंड ऑन द बेसिस ऑफ साइज की बेसिस पर मैंने प्रीवियस वीडियो में स्टार्ट भी किया था, मैंने बताया भी था कि साइज की बेसिस पर हम इंडस्ट्रीज को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. दैट इज कॉटेज बेस्ड इंडस्ट्रीज, कॉटेज इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज. जब हम साइज के बेसिस पर इंडस्ट्रीज को डिवाइड करते हैं, कैटेगराइज करते हैं, तो ये डिपेंड करता है कि उस इंडस्ट्री का साइज कितना है, उसमें कितना अमाउंट, कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया गया है, कितने लोगों को एम्प्लॉय किया गया है, कितने लेबरर्स वहाँ काम करते हैं और कितनी चीजें वहाँ पर बनाई जाती हैं. तो इस बेसिस पर हम इंडस्ट्रीज के साइज को बता सकते हैं कि वो कितनी बड़ी इंडस्ट्री है. एंड आफ्टर द साइज ऑफ इंडस्ट्रीज के साइज के बाद हम इंडस्ट्रीज को ओनरशिप की बेसिस पर इंडस्ट्रीज को डिवाइड करते हैं, कैटेगराइज करते हैं कि उसकी ओनरशिप किसके पास है. सो अंडर दिस वी विल फर्स्ट रीड अबाउट द प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज. तो प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होती हैं जिनका मालिक कोई एक हो सकता है या कई लोगों का एक ग्रुप हो सकता है. तो कई लोग भी हो सकते हैं मालिक, और कोई एक भी इसका मालिक हो सकता है. तो इस तरह की जो इंडस्ट्रीज होती हैं इसमें गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता. जिसकी वो इंडस्ट्री होती है वो होल सोल उसका सारे डिसीजन उसी के पास होते हैं या उस ग्रुप के पास होते हैं. रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, टाटा स्टील, हिंदुस्तान मोटर्स, ये प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज के एग्जाम्पल्स हैं. नाउ नेक्स्ट इज पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज. पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज को मतलब इसका कोई प्राइवेट सेक्टर के इंडस्ट्रीज से कोई रिलेशन नहीं होता. इसका मालिक कोई आम आदमी नहीं होता, बल्कि ये गवर्नमेंट सेक्टर्स की इंडस्ट्रीज होती हैं. तो ये स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट या उनकी एजेंसीज इसको रन करने का काम करती हैं और उन्हीं के पास ये सारे चीजें होती हैं, सारे डिसीजन लेने का राइट उन्हीं को होता है. इसके एग्जाम्पल्स हैं भिलाई स्टील प्लांट, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड. ये पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज के एग्जाम्पल हैं. मीन्स ये गवर्नमेंट के हाथों में होती है, वेदर इट कैन बी सेंट्रल, स्टेट गवर्नमेंट या फिर उनकी एजेंसीज. नाउ नेक्स्ट इज ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज. एज द नेम सजेस्ट इटसेल्फ, नाम से पता चल रहा है ज्वाइंट मीन्स जिसमें प्राइवेट और पब्लिक दोनों सेक्टर्स के लोग होंगे. तो ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज में जो इंडस्ट्रीज होती हैं ये ज्वाइंटली प्राइवेट फर्म और गवर्नमेंट एजेंसीज दोनों मिलकर इसको रन करती हैं, दोनों मिलकर इसके मालिक हो सकते हैं. इसके एग्जाम्पल्स हैं ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज के जहां गवर्नमेंट और प्राइवेट फर्म्स के लोग मिलकर चला रहे हैं. ये है गुजरात अल्कालीज एंड केमिकल लिमिटेड, पंजाब नेशनल बैंक एंड ऑयल इंडिया लिमिटेड. ये ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज के एग्जाम्पल्स हैं. नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ इंडस्ट्री इज कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री. कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री को मालिक और उसको मैनेज करने वाले, उसको रन करने वाले जो लोग होते हैं ये लोगों का एक ग्रुप होता है. जनरली जो इसके मेंबर्स होते हैं ये अपना रॉ मटेरियल खुद ही प्रोड्यूस करते हैं. ये बाहर से कोई रॉ मटेरियल, कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री में बाहर से रॉ मटेरियल नहीं मंगाया जाता. इनका रॉ मटेरियल होता है, इसी से आगे चीजों को ये तैयार करते हैं. इसके एग्जाम्पल्स हैं लाइक हैंडलूम के लिए जो हाथ का बनाया हुआ जो कपड़ा होता है उसके लिए जो कॉटन वगैरह या जो भी चीजें चाहिए होती है तो ये रॉ मटेरियल खुद ही ग्रो करते हैं. फूड प्रोसेसिंग और डेयरी प्रोडक्ट, तो डेयरी प्रोडक्ट जितने भी हैं तो डेयरी प्रोडक्ट के लिए मिल्क चाहिए, तो मिल्क के लिए ये कैटल रियरिंग खुद ही करते हैं, बाहर से मिल्क को नहीं मंगाते. इसके एग्जाम्पल है अमूल इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री. यानी कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री का एग्जाम्पल एक अमूल है, जिसका मतलब अमूल के जितने भी डेयरी प्रोडक्ट हैं, चीज है, बटर है, घी है, ये कुछ भी है तो इसके लिए ये रॉ मटेरियल जो मिल्क है ये इनका अपना ही फार्म से मंगाया जाता है. नेक्स्ट इज मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन यानी MNCs.
मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस किसी भी एक दो कंट्री या दो से ज़्यादा कंट्री के जो इन्वेस्टर्स होते हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं, उनके कोलैबोरेशन के साथ किसी भी कंट्री में इसे सेटअप किया जा सकता है। और सेटअप करने के बाद मतलब जो इस तरह की एमएनसीज होती हैं, ये दो या दो से ज़्यादा कंट्रीज़ के मेंबर्स के कोलैबोरेशन के साथ सेटअप भी की जाती हैं, और उसको रन करने का काम, मैनेज करने का काम वही कंट्रीज के मेंबर्स करते हैं जो इसमें कोलैबोरेट करते हैं। तो आप देखें, हमारे कंट्री इंडिया में भी बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो एमएनसीज हैं, मीन्स इसमें दो या दो से ज़्यादा कंट्रीज के मेंबर्स इन्वॉल्व हैं, लाइक मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड एंड द कोका कोला कंपनी। ये मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस के एग्जाम्पल्स हैं। मल्टी मीन्स दो से ज्यादा, मल्टीनेशनल कई सारे नेशनल, जिसमें कई सारे नेशंस, कई सारे कंट्रीज इन्वॉल्व हो, दोज आर नोन एज मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फैक्टर्स अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, यानी हमारी इंडस्ट्री की लोकेशन कहाँ होगी, हम किसी इंडस्ट्री को कहाँ सेटअप करेंगे या किसी इंडस्ट्री को कहाँ पर सेटअप किया जाएगा, उसके लिए बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं, बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि किसी जगह पर इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश किया जाए, सेटअप किया जाए। तो इंडस्ट्रीज ऐसी जगह पर लोकेटेड होती हैं, इंडस्ट्रीज ऐसी जगह पर सेटअप की जाती हैं जहाँ पर रॉ मटेरियल आसानी से मिल जाए और जहाँ पर आसानी से इस सामान को लोवेस्ट पॉसिबल कॉस्ट में बेचा जा सके। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें कहाँ होंगी, इसके लिए सबसे पहले लोकेशन को सेलेक्ट करने से पहले एग्जामिन किया जाता है, रिसर्च की जाती है, देखा जाता है कि कहाँ इंडस्ट्री लगाई जाए, क्या सारी चीज़ें यहाँ पर फेवरेबल हैं, सारी चीज़ें मिलेंगी। तो बहुत सारे ज्योग्राफिकल, हिस्टोरिकल और इकोनॉमिक, ह्यूमन और पॉलिटिकल फैक्टर्स होते हैं जो हमारी लोकेशन की चॉइस को अफेक्ट करते हैं, जो डिसाइड करते हैं कि वहाँ पर इंडस्ट्री होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो जो ज्योग्राफिकल, हिस्टोरिकल, इकोनॉमिक, ह्यूमन और पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं, उसमें से कुछ को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि वो कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं जो हमारी इंडस्ट्रीज की लोकेशन की चॉइस को अफेक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। सो अंडर दिस इज लार्ज एरियाज ऑफ लेवल लैंड। सबसे पहले मैटर करता है कि जो ज़मीन होती है उसका एक बड़ा हिस्सा चाहिए होता है हमें इंडस्ट्रीज़ को इस्टेब्लिश करने के लिए, तो लार्ज एरियाज ऑफ लेवल लैंड होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट इज रेगुलर एंड एश्योर्ड सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल। अब इंडस्ट्री इस्टेब्लिश कर ली, लेकिन वहाँ पर और क्या चाहिए, इंडस्ट्री को सेटअप करने के बाद हमें नेक्स्ट चाहिए रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल की सप्लाई जो हो वो रेगुलर होनी चाहिए और एश्योर्ड होनी चाहिए। रेगुलर मीन्स जब भी चाहिए हो उसे मिलना चाहिए, एश्योर्ड मीन्स कोई डिले नहीं होना चाहिए कि नहीं मिलेगा या लेट आएगा, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। चीप एंड एडिक्वेट पावर सप्लाई। अब इंडस्ट्री को रन कराने के लिए हमें चाहिए पावर सप्लाई। पावर सप्लाई वो कोई सी भी हो सकती है, दैट कैन बी कोल, दैट कैन बी इलेक्ट्रिसिटी और एनीथिंग एल्स। तो पावर सप्लाई भी चीप हो, सस्ती हो, महंगी ना हो कि पावर सप्लाई तो मिल रही है बट बहुत कॉस्टली है, बहुत महंगी है। उस कंडीशन में जो मैन्युफैक्चर गुड्स होंगे, फिनिश प्रोडक्ट्स होंगे, वो महंगे हो जाएंगे। तो चीप होनी चाहिए, सस्ती होनी चाहिए एंड एडिक्वेट होनी चाहिए। जितना उसे रिक्वायरमेंट है, जितनी चाहिए वो सफिशिएंट क्वांटिटी में भी मिले। नेक्स्ट इज एडिक्वेट सप्लाई ऑफ स्किल्ड लेबरर्स एट रीजनेबल वेजेस, यानी जो स्किल्ड लेबरर्स हो उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में, जो किसी एरिया में इस्टेब्लिश की जाए, सेटअप की जाए, उस इंडस्ट्री में उस काम को करने के लिए स्किल्ड लेबरर्स हों जो उस काम को कर पाते हों, और उनकी भी सप्लाई एडिक्वेट होनी चाहिए, जितना चाहिए वो उतने वहाँ पे मिलने चाहिए, और वो भी रीजनेबल वेजेस में होनी चाहिए, यानी ऐसी मजदूरी में, ऐसी वेजेस में मिलने चाहिए जो सूट करती हो, बहुत महंगे ना हो। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। नेक्स्ट इज एन एफिशिएंट नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट एट रीजनेबल रेट्स। अगेन एट रीजनेबल रेट्स, यानी सही पैसे में, सही रेट पे एक ऐसा एफिशिएंट नेटवर्क होना चाहिए ट्रांसपोर्ट का कि रॉ मटेरियल आ सके, वहाँ पर पहुँच सके, लोग भी आ जा सकें, और उनका जो फिनिश प्रोडक्ट्स है, जो गुड्स है, उनका तैयार किया हुआ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स है, उसे दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट के एफिशिएंट रीजनेबल रेट में मिलने वाले ट्रांसपोर्ट के थ्रू उन्हें मार्केट तक पहुँचाया जा सके। नियरनेस टू मार्केट फॉर क्विक सेल ऑफ मैन्युफैक्चर गुड्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर ना हो नियरनेस टू मार्केट, कई बार नहीं होते वो मार्केट के करीब, लेकिन ये भी देखते हैं कि मार्केट के पास ही वो इंडस्ट्री को लगाएं, सेटअप करें, ताकि जैसे ही वो सामान उनका तैयार हो, मैन्युफैक्चर गुड्स हो, मार्केट में जल्दी से पहुंचाया जा सके, जिससे कि सेल अच्छी हो सके और जल्दी ही उनका सारा जो सामान है वो बिक सके।
सम इंडस्ट्रीज लाइक पेपर, सारी इंडस्ट्रीज के केस में ऐसा नहीं होता। कुछ इंडस्ट्रीज के केस में, जैसे कि पेपर के केस में बहुत सारा पानी चाहिए होता है। तो क्योंकि पेपर को बिना पानी के आप बना ही नहीं सकते, उसकी मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो सकती, तो पेपर इंडस्ट्री जब लगाई जाती है तो उसको बहुत सारा पानी चाहिए होता है। तो इस तरह की जो इंडस्ट्रीज हैं जिन्हें बहुत सारा पानी चाहिए, जनरली इन्हें रिवर्स, कैनल और लेक के आसपास ही इन्हें सेटअप किया जाता है ताकि इन्हें पानी सफिशिएंट क्वांटिटी में मिल सके। नेक्स्ट इज अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल फ्रॉम बैंक्स एंड द गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट से लोन जो चाहिए, वो बैंक से जो गवर्नमेंट से जो लोन चाहिए उसकी अवेलेबिलिटी आसानी से हो सके, आसानी से गवर्नमेंट उन्हें पैसा उधार दे सके। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है कि उन्हें उस एरिया में जो वहाँ की गवर्नमेंट है, जो बैंक है, वो पैसा दे सके। गवर्नमेंट पॉलिसीज, नेक्स्ट एंड द लास्ट इज गवर्नमेंट पॉलिसीज। गवर्नमेंट पॉलिसीज इंपॉर्टेंट इसलिए है किसी भी इंडस्ट्री के सेटअप के लिए, क्योंकि किसी भी स्टेट में, किसी भी जगह पर गवर्नमेंट के सपोर्ट के बिना इंडस्ट्रीज को इस्टेब्लिश करना, सेटअप करना, दिस इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, काफ़ी मुश्किल है। तो उस स्टेट, उस जगह पर जहाँ पर इंडस्ट्री को सेटअप किया जाना है, तो कोई करने के लिए सोच रहा है, तो उस एरिया में गवर्नमेंट की पॉलिसीज ऐसी हों जो लोग उस पॉलिसीज की वजह से मोटिवेट हों कि हम इंडस्ट्रीज को सेटअप कर सकते हैं, डीमोटिवेट ना हो। क्योंकि अगर बैंक की बात करें या इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, कहीं भी किसी भी चीज़ की बात करें, तो गवर्नमेंट सेक्टर, गवर्नमेंट की पॉलिसीज बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो गवर्नमेंट पॉलिसीज अगर अच्छी हैं तो ये सारे फैक्टर्स डिसाइड करते हैं कि कोई भी इंडस्ट्री किस एरिया में सेटअप की जानी चाहिए। तो अगर सारी चीज़ें ऑलमोस्ट मैटर, अगर सारी चीज़ें मिल जाती हैं तो उस जगह पर इंडस्ट्री को सेटअप किया जाता है। और अगर ज़्यादा फैक्टर्स अनफेवरेबल हैं तो इंडस्ट्री को वहाँ पर सेटअप नहीं किया जा सकता। नाउ नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल सिस्टम। सो दिस इज फॉर टुडे। In next video, we will cover some more topics. Till then, take care. Bye-bye. And do keep watching my videos to understand the chapter if you missed anything. Thank you so much.